देख रहे हैं न्यूज़ 27। आज हम बात करेंगे अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी के साथ में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो इन्होंने उठा रखा है, जो है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। और अभी हाल ही सुर्खियों में एक मामला और आया है जो कि वो भी अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी ने उठाया है। हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 820 से अधिक शाखाएं हैं एवं 21 लाख से अधिक निवेशक हैं। 13 जून 2018 को या उसके बाद धीरे धीरे 800 से अधिक ऑफिस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बंद हो चुके हैं और जनता के हित को ध्यान रखते हुए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो कि जनता पसीना बहाकर एक अच्छे निवेशकों के यहाँ पर निवेश करती है, उसको ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी द्वारा एक पीआईएल दाखिल की गई थी माननीय न्यायालय में। उसको मद्देनजर रखते हुए काफी समय तक पीआईएल न्यायालय में विचाराधीन रही, लेकिन कहीं ना कहीं 21 लाख लोगों का जो भरोसा है वो अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी पर टिका हुआ था। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र कुमार जोशी जो अधिवक्ता हैं वो बहुत विचलित होने लगे और ये सोचने लगे कि वो 21 लाख लोगों को किस तरह से जवाब देंगे। उनमें से कुछ ही लोग इनके संपर्क में आते रहे और बार बार इनसे बात करते रहे। फिर एक और नया मोड़ आता है इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मसले में। वो ये होता है कि पीआईएल दाखिल होने के बाद भी रिट दायर होती है माननीय न्यायालय में। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है, ये सोचने वाली बात है कि पीआईएल दाखिल होने के बाद भी रिट दाखिल की गई, जिसमें 2855 लोग या लगभग इसके आसपास के लोगों द्वारा रिट दायर करने के लिए इनसे निवेदन किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं 21 लाख लोगों का जो सवाल है, क्या हमें पैसा मिल पाएगा या नहीं, क्या हमारी गाड़ी कमाई जो कि जनता ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ पर निवेश की थी वो मिल पाएगी नहीं, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम न्यूज़ 27 के पेज पे अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी के साथ में हमारे कई सवाल हैं, उनके जवाब देंगे। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 27 में। जैसा कि मैंने अभी जनता को जानकारी दी और आपसे भी मेरा यही प्रश्न बनता है कि पीआईएल दाखिल होने के बाद न्यायालय में क्यों आपको रिट के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ा? एक बार तो ये बताइए, पीआईएल दाखिल की गई तो क्या 21 लाख लोगों के नाम उसमें लिखे गए थे या उनमें से कम लोग आपके पास आए, या आपने पूरे 21 लाख लोगों का जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेके उस पीआईएल को दाखिल किया गया था और आपने यह क्यों सोचा कि मुझे पीआईएल के बाद अब रिट में जाना पड़ेगा? इसके बारे में कुछ बताइए। सर, एक्चुअली ये है कि जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि पीआईएल दाखिल की गई उसके बाद रिट की आवश्यकता क्यों है। आज की तारीख में कई निवेशकों के मुझे इस संदर्भ के फोन कल रात से रेगुलर आने लगे हैं कि सर हमारी तो पीआईएल दाखिल की गई उसके बाद रिट लगाने की आवश्यकता क्या है। तो सर सबसे पहले मैं बता दूं कि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका जो हमने पेश की थी वो सोसाइटी को यानी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए की थी। और सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए जो की गई थी, उस सोसाइटी में जैसे आप पूछ रहे हैं कि 21 लाख निवेशकों के नाम थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीआईएल केवल एक संगठन की तरफ से पेश की गई है और उसमें निवेशकों का जिक्र नहीं होता है, किस निवेशक ने कितनी राशि जमा कराई। इस कारण मैं बता रहा हूं आपको कि पीआईएल के अंदर सोसाइटी के जो निवेशक है उनका जिक्र नहीं है, केवल यही है कि 21 लाख इन्वेस्टर्स है। तो सर पीआईएल सोसाइटी के रेगुलेशन को कि बिना कोई विधिक उपचार किए सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा सोसाइटी के लिक्विडेशन के ऑर्डर जारी कर दिए। उस चीज को लेकर हमने जनहित याचिका लगाई कि अगर यदि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर पुनः चालू होती है तो समाज को और देश को एक बहुत अच्छा फायदा है। और सबसे बड़ी बात कि सहकारिता के इतिहास में देखा जाए तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी बड़ी कोई सोसाइटी हुई नहीं। तो सर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने पीआईएल पेश की, लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोटर मंडल यह नहीं चाहता है कि यह सोसाइटी अब चले, क्योंकि रेगुलर 16 दिसंबर को हमारी पीआईएल एडमिट हुई, उसके बाद 24 जनवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी, 17 मार्च के बाद 3 जुलाई तक की डेट चली गई। लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मोदी का वकालतनामा जेल से हस्ताक्षर होने के बावजूद भी आज दिनांक तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ और न ही उनकी तरफ से कोई जवाब दिया गया, जबकि उनकी तरफ से वकालतनामा हस्ताक्षरित हो चुका है और जेल से बाहर आ चुका है। और इसके बहाने बनाए जा रहे हैं कि लिक्विडेटर अपॉइंट है इसलिए हम नहीं कर सकते हैं। तो कानून में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो उनको जवाब देने से रोकता है। कहीं ना कहीं 21 लाख जनता जो निवेशक हैं, 21 लाख लोग,
उनके मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आदर्श बहुत बड़ी कंपनी है, हो सकता है कि अधिवक्ता पर किसी तरह का दबाव आ गया हो, ठीक है, बाहुबलियों के सामने अधिवक्ता की पीआईएल नतमस्तक हो गई हो, ठीक है, न्यायालय में वो कछुआ चाल चल रही हो, इसी के बदौलत या इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने ये तो नहीं सोचा कि मुझे रिट दायर करनी चाहिए? सर एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा मैं कि अक्सर मेरे YouTube चैनल पर भी मैंने एक बात कही थी कि लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं कहना चाहूंगा राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में कि 16 दिसंबर को हमारी पीआईएल एडमिट हुई है। अगर हम कोरोना काल को निकाल देते हैं उन 3 महीने को, तो 16 दिसंबर के बाद 24 जनवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी के बाद 17 मार्च, और देखा जाए तो 3 महीने के अंदर 5 तारीख रेगुलर आना, यानी कि न्यायालय और हमारी कुल मिला के तारीख की जो बात थी बिल्कुल भी नहीं है। न्यायालय ने इस प्रकरण को बहुत फास्ट चलाया, लेकिन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से कोई उपस्थिति नहीं होना यह प्रमाणित करता है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोटर मंडल नहीं चाहते हैं यह सोसाइटी रेगुलेट हो। और दूसरी बात, न इन्होंने आज तक किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत करना तो दूर रहा, इन्होंने एक स्टेटमेंट तक जाहिर नहीं किया। तो सीधी सी बात है, कई लोगों के फोन आते हैं कि सर हम पीआईएल में शामिल हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, पीआईएल सोसाइटी के रेगुलेशन को लेके उसमें किसी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते हैं, उसमें केवल जो संगठन है उन संगठन की जो डीड होती है, उनके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं और उनकी जो मैनेजिंग कमेटी होती है, केवल उनके डॉक्यूमेंट अंदर सबमिट होते हैं। उन निवेशकों के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं जो निवेश करके बैठे हुए हैं। काफी लोग अब मुझे भी फोन करते हैं और कहते हैं सर हम पीआईएल की पार्टी है, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि सोसाइटी में जो इन्वेस्टर्स है उनको, उनका जो रोल इस पीआईएल के अंदर सिर्फ इतना है कि यदि सोसाइटी चालू होती है तो उस अवस्था में उनको जरूर भविष्य में पैसा मिलता, लेकिन लोग इस भरोसे बैठे नहीं रहे और समय निकल नहीं जाए। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि भारत के किसी भी कोने में अगर आप हैं तो वहां की हाईकोर्ट पे रिट याचिका प्रस्तुत करें, क्योंकि सोसाइटी एक ऐसी चीज है जिसमें आप न तो उपभोक्ता केस कर सकते हो, न उसमें सिविल केस कर सकते हो, और एफआईआर करने से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलना है। इसीलिए रिट याचिका प्रस्तुत करना ही एकमात्र विकल्प है जिससे लोगों को पैसा मिल सकता है। कई निवेशक कहते हैं कि सर हम तो पीआईएल में शामिल है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा पीआईएल संगठन द्वारा दाखिल की गई है और वो सोसाइटी को चालू करने के लिए क्या, न कि पर्टिकुलर निवेशकों को राशि लौटाने के लिए। अधिवक्ता साहब, एक प्रश्न जो जहन में आता है, पिछले लगभग 13 जून 2018 के बाद से कई लोगों का मानना ये है कि कुछ ही दिनों बाद बाहुबलियों को मद्देनजर रखते हुए, बाहुबलियों के फोन से, उनके दबाव से कहीं ना कहीं अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी नतमस्तक हो जाएंगे और वो अपने पैर पीछे कर लेंगे। इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएं, क्योंकि जनता कई बार ये प्रश्न कर चुकी है, पत्रकारों के पास भी ये जानकारी आती है कि कुछ नहीं होना है, हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वकील साहब उनसे या तो डर जाएंगे या उनके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। इस पर क्या कहना है? व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे कोई और जाने या नहीं जाने, लेकिन उदयपुर का जो मीडिया जगत है और यहाँ की जो पत्रकारिता है, उन्होंने मुझे हमेशा एक नया आयाम दिया है और उन्होंने मुझे कई केसों में किस हद तक लड़ते हुए देखा है और नतीजों तक जाते हुए देखा है। और इस बात से आप खूबी वाकिफ है कि आदर्श तो ठीक है, आदर्श के अलावा भी हम पहले किन किन मुद्दों पे चर्चाएं छेड़ चुके हैं और जिनको आखिरी सिरे तक हमने लड़ा है और लोगों को न्याय दिलाया है। और यही चीज हमारी यहाँ कायम रहेगी, चाहे कोई बाहुबली हो, चाहे कोई तुर्रम खान हो। हम हमारे निवेशकों के लिए जो हम प्रतिबद्ध हैं, जो हमने आवाज उठाई है, उसको हम पूरा करेंगे। अब रिट की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए कि क्या अब आगे 21 लाख जो निवेशक हैं उनको रिट से किस तरह का आगे फायदा हो सकता है? सर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न किया आपने। रिट में सर मैं एक ही बात कहूंगा, रिट केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होती है। रिट का फायदा केवल और केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने अपने दस्तावेज हस्ताक्षरित किए हैं, जिसने वकालतनामा साइन किया है और जिसके नाम से कोर्ट में रिट दाखिल हुई है। जिसे मैं एग्जांपल के लिए कहना चाहूंगा, 2588 लोगों की जो हमने रिट याचिका प्रस्तुत की है, कल इस रिट पे जो डिसीजन आता है तो इसका लाभ केवल और केवल विशेष रूप से उन्हीं निवेशकों को मिलेगा, 21 लाख निवेशकों को नहीं मिलेगा। इस कारण मैं 21 लाख निवेशकों को यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जहां भी है, आप रिट का लाभ लें, क्योंकि भारत में जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण होता है और जहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, वहां सर रिट दाखिल होती है और रिट के माध्यम से ही न्याय मिलता है, क्योंकि उसमें भारत सरकार स्वयं पार्टी बनती है।
तो देखा उदयपुर, हमारे साथ ये है अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी, जिन्होंने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर पहले तो पीआईएल दाखिल किया, जो कि 21 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने के एवज में इन्होंने किया था। अब उन्होंने उस पीआईएल का अगला कदम जो होता है वो रिट होता है, वो किया, जिसमें 2588 लोगों को इन्होंने मद्देनजर रखते हुए, उनकी सहमति लेते हुए, उनके साथ मिलकर ये पीआईएल के बाद रिट दायर की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिट पर न्यायालय कितना जल्द ही फैसला सुनाता है और 588 लोगों को किस तरह से उनका हक दिलाने में न्यायालय अपना पूरा फैसला जो है इनके पक्ष में लेता है। वैसे न्यायालय सर्वोपरि है। न्यूज़ 27 का ये मानना नहीं है कि हम न्यायालय से आगे जाएं। न्यायालय ने जो न्याय कर दिया, जो फैसला सुना दिया, वो सर आंखों पे होगा। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय को सर्वोपरि माना गया है। इसलिए ये कहा जाता है, अगर कहीं झगड़ा होता है, कहीं बात होती है, कहीं कुछ भी विवाद होता है, चाहे दोस्तों में हो, चाहे परिवार में हो, तो ये जरूर कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, क्योंकि भारतीय दंड संहिता को मद्देनजर रखते हुए, न्यायालय को मद्देनजर रखते हुए ये माना जाता है कि अगर पुलिस नहीं सुनती है, वकील नहीं सुनते हैं, पत्रकार नहीं सुनते हैं, तो कोर्ट उनकी बात जरूर सुनेगा और पीड़ित को न्याय जरूर दिलाएगा। तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, उनके निवेशकों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात थी कि पहले पीआईएल दाखिल हुई, उससे आदर्श खड़ी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उदासीन की चादर ओढ़े हुए आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों ने नरेंद्र कुमार अधिवक्ता को, जो उदयपुर से 2588 लोगों के लिए अब रिट दायर कर चुके हैं, उन्हें नहीं समझ पाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या नरेंद्र कुमार जोशी अधिवक्ता जो हैं वो 2588 लोगों को जीत हासिल करा पाते हैं और न्यायालय से उन्हें न्याय दिला पाते हैं। इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ 27। हम आगे भी आदर्श के बारे में और बहुत सारी जानकारी आपको लेके आएंगे अधिवक्ता नरेंद्र कुमार जोशी के साथ। धन्यवाद।